नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन अहम सवाल की गहराई में उतर रहे हैं। सरकार क्या है? नमस्कार। हाँ, ये सवाल हम सबके जीवन से जुड़ा है और इसे समझने के लिए हम आधार बना रहे हैं एनसीईआरटी की कक्षा 6 की किताब सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 1 के अध्याय 3 को। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इस अध्याय में जो बातें हैं उन्हें खंगालना, समझना। जैसे सरकार की जरूरत क्यों है, ये करती क्या है, कितने लेवल पर काम करती है। और ये अलग अलग तरह की सरकारें क्या होती हैं, जैसे लोकतंत्र, राजतंत्र। अध्याय इन्हीं सब पर रोशनी डालता है। हाँ, मुझे हमेशा लगता है कि भाई सरकार की जरूरत ही क्यों है, मतलब क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। सरकार की जरूरत और उसके काम। देखिए, अध्याय भी यहीं से शुरू करता है। कोई भी देश हो, उसे ठीक से चलाने के लिए, कुछ नियम बनाने के लिए, फैसले लेने के लिए एक व्यवस्था तो चाहिए ना। हाँ, व्यवस्था तो चाहिए। बस उसी व्यवस्था को हम मोटे तौर पर सरकार कहते हैं। इसके बिना शायद सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए। अध्याय में कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे सड़कें कहाँ बनेंगी, स्कूल कहाँ खुलेंगे, ये सब सरकार तय करती है। बिल्कुल। या मान लीजिए किसी चीज के दाम बहुत बढ़ गए, जैसे प्याज का उदाहरण अक्सर आता है, तो सरकार कोशिश करती है कि दाम काबू में रहे। हाँ, या फिर बिजली ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ये सब भी सरकार देखती है। हाँ, और ये तो बस कुछ गिने चुने काम है। अध्याय ये भी बताता है कि सरकार का काम इससे कई ज्यादा बड़ा है। सोचिए, देश की सरहदों की हिफाजत कौन करता है? वो तो सरकार ही करती है। सेना, पुलिस। सही। और दूसरे देशों के साथ कैसे रिश्ते रखने हैं, शांति बनाए रखनी है, व्यापार करना, ये सब कौन तय करता है? ये भी सरकार के ही काम है। विदेश नीति जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और देश के अंदर अपने नागरिकों के लिए, जैसे सबके लिए खाना और अच्छी सेहत का इंतजाम करना। हाँ, स्वास्थ्य सेवाएं, राशन व्यवस्था। ये सब सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर कोई बड़ी मुसीबत आ जाए, जैसे किताब में सुनामी या भूकंप का जिक्र है, हाँ, प्राकृतिक आपदा। तो फौरन मदद पहुंचाना, राहत का काम करना, ये भी सरकारी करती है मुख्य रूप से। और अगर लोगों में झगड़ा हो जाए या कोई कानून तोड़े। वो अदालतों वाला पॉइंट भी था। हाँ, न्याय व्यवस्था यानी कोर्ट कचहरी, ये भी सरकार का हिस्सा है। तो आप देखिए काम कितने फैले हुए हैं, सड़क बनाने से लेकर न्याय दिलाने तक। वाकई लिस्ट तो काफी लंबी है। पर फिर वही सवाल, ये सब करने की जरूरत क्यों? सब अपने आप क्यों नहीं कर लेते? अध्याय इसी क्यों को समझाता है। जब बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं एक समाज में, तो चीजों को संभालने के लिए एक सिस्टम चाहिए। ओके। कुछ नियम बनाने पड़ते हैं ताकि सब शांति से रह सकें, झगड़े कम हों। फैसले लेने होते हैं जो सबके लिए ठीक हों, और सबसे जरूरी, उन फैसलों को लागू भी करना पड़ता है। मतलब एक तरह से ऑर्डर बनाए रखने के लिए। हाँ बिल्कुल, ऑर्डर, सुरक्षा। अध्याय कहता है कि देश के संसाधनों पर नियंत्रण रखना, जमीन की रक्षा करना, ये सब इसलिए ताकि लोग सुरक्षित महसूस करें। सरकार यही करती है। वो लोगों की तरफ से फैसले लेती है, नियम बनाती है और फिर उन्हें सब पर लागू करती है। इसके बिना शायद आप कह सकते हैं जंगल राज हो जाए। समझ गया। तो व्यवस्था और सुरक्षा के लिए सरकार जरूरी है। लेकिन भारत तो बहुत बड़ा देश है, इतने सारे लोग, इतनी विविधता। क्या एक ही जगह से, दिल्ली से सब कुछ संभालना मुमकिन है? यहीं पर वो सरकार के स्तर वाली बात आती है ना। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। इतने बड़े देश में एक ही सरकार हर गली मोहल्ले का काम नहीं देख सकती, ये मुमकिन ही नहीं है। तो फिर इसीलिए काम को आसान बनाने के लिए सरकार अलग अलग लेवल पर काम करती है। अध्याय में 3 स्तर बताए गए हैं। हाँ, मैंने पढ़ा। पहला है स्थानीय स्तर, यानी गांव या शहर का लेवल। बिल्कुल, आपकी पंचायत या नगर निगम। फिर दूसरा है राज्य स्तर, जैसे पूरे हरियाणा या पूरे तमिलनाडु की सरकार। और तीसरा है राष्ट्रीय स्तर, यानी केंद्र सरकार, जो पूरे देश के लिए काम करती है। किताब में नक्शे भी दिए हैं भारत के, जिनसे राज्यों की सीमाएं वगैरह समझ आती हैं। हाँ, वो राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शे। तो ये 3 लेवल्स मिलके पूरा सिस्टम चलाते हैं। हाँ, हर लेवल की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। जैसे लोकल लेवल पर साफ सफाई, पानी, गलियां, इन सब पर ध्यान दिया जाता है। और राज्य लेवल पर? राज्य सरकारें अपने राज्य की पुलिस, खेती, स्वास्थ्य जैसे बड़े मुद्दों को देखती हैं। और राष्ट्रीय सरकार देश की सुरक्षा, विदेश नीति, रेलवे, मुद्रा, ऐसे मामलों को संभालती हैं जो पूरे देश से जुड़े हैं। अच्छा, तो ये काम का बंटवारा है ताकि हर जगह ध्यान दिया जा सके। ये तो काफी लॉजिकल लगता है। हाँ बिल्कुल।
और अध्याय में आगे लोकल गवर्नमेंट के बारे में और राज्य केंद्र के बारे में अगली क्लासों में और विस्तार से बताया जाएगा। ये बस एक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो जरूरत समझी, काम समझे, लेवल समझे। अब सरकार जो ये फैसले लेती हैं, नियम बनाती हैं, उन्हें मनवाती कैसे? मतलब क्या सिर्फ कह देने से लोग मान लेते हैं? यहीं पर कानून का रोल आता है शायद। एकदम सही जगह पहुंचे आप। सरकार सिर्फ फैसले नहीं लेती, वो कानून बनाती है और देश में रहने वाले हर नागरिक को, हर किसी को वो कानून मानने होते हैं। ये कंपल्सरी है? हाँ, ये कोई चॉइस नहीं है। जैसे अध्याय में उदाहरण है, गाड़ी चलानी है तो लाइसेंस चाहिए, ये एक कानून है। और अगर कोई ना माने, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाए? तो फिर सरकार के पास ताकत होती है उस कानून को लागू करवाने की। पुलिस पकड़ सकती है, जुर्माना लगा सकती है या सजा भी हो सकती है। अच्छा, अध्याय यही कहता है कि अगर सिर्फ नियम बना दें और उन्हें लागू करने की ताकत न हो तो वो नियम बेकार हैं। कानून ही सरकार को असली शक्ति देते हैं। सही बात है। नियम तोड़ने पर सजा का डर ना हो तो कौन मानेगा? अच्छा, एक और बात थी। अगर किसी को लगे कि कानून का पालन ठीक से नहीं हो रहा या उसके साथ नाइंसाफी हुई है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अगर किसी को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है, भेदभाव हुआ है, जिसे किताब में उदाहरण है कि किसी को उसकी जाति या धर्म की वजह से नौकरी नहीं दी, हाँ, तो वो आदमी कहाँ जाएगा? वो अदालत जा सकता है, न्याय मांग सकता है। और अदालत क्या करेगी? अदालत सुनेगी, देखेगी कि क्या सच में अन्याय हुआ है, और अगर हुआ है तो वो आदेश दे सकती है कि सही कदम उठाए जाएं। तो न्यायपालिका भी इसी सरकारी ढांचे का हिस्सा है जो देखता है कि कानून का राज चले। ये सब समझने के बाद अब वो बड़ा सवाल जो अध्याय भी पूछता है कि सरकार को ये सारी ताकत मिलती कहाँ से है? कानून बनाने की, लागू करवाने की, ये अधिकार देता कौन है? ये इस पर डिपेंड करता है कि वहाँ सरकार किस टाइप की है। दुनिया में कई तरह की सरकारें हैं, पर अध्याय मुख्य रूप से दो का जिक्र करता है। एक है लोकतंत्र और दूसरा है राजतंत्र। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, और राजतंत्र, मोनार्की। नाम तो सुने हैं, फर्क क्या है इनमें? मेन फर्क है कि ताकत किसके हाथ में है और सरकार जवाब किसको देती है। लोकतंत्र में असली पावर लोगों के पास होती है। लोगों के पास कैसे? लोग वोट डालते हैं, चुनाव होते हैं और वो अपनी सरकार खुद चुनते हैं। तो सरकार को ताकत लोगों से मिलती है। बिल्कुल। और इसीलिए सरकार को लोगों को जवाब भी देना पड़ता है। अच्छा, मतलब सरकार जवाबदेह होती है जनता के प्रति? बिल्कुल, उसे बताना पड़ता है कि वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है। अब राजतंत्र में देखिए। राजतंत्र में क्या होता है? वहां ताकत राजा या रानी के पास होती है और ये ताकत उन्हें चुनाव से नहीं मिलती, बल्कि आप कह सकते हैं विरासत में मिलती है। वही सारे बड़े फैसले लेते हैं, सरकार चलाते हैं। और उन्हें किसी को जवाब देना होता है? ज्यादातर नहीं, हो सकता है उनके कुछ सलाहकार हों, मंत्री हों, पर आखिरी फैसला राजा या रानी का ही होता है। उन्हें आमतौर पर जनता को सफाई देने की जरूरत नहीं होती। तो एक तरफ जनता मालिक, दूसरी तरफ राजा या रानी, बिल्कुल उल्टा हिसाब है। और अध्याय साफ कहता है भारत एक लोकतंत्र है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अध्याय एक खास तरह के लोकतंत्र की बात करता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। प्रतिनिधि लोकतंत्र, इसका क्या मतलब? क्या कोई और तरह का लोकतंत्र भी होता है? देखिए, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहां सारे नागरिक मिलकर सीधे फैसले लें। पर सोचिए, भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोग हैं, क्या ये पॉसिबल है कि सब एक जगह जमा होकर हर बात पर बहस करें, वोट करें? नहीं, ये तो प्रैक्टिकल नहीं लगता। बिल्कुल। इसीलिए ज्यादातर देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है। इसमें लोग सीधे राज नहीं करते, बल्कि चुनाव में अपना प्रतिनिधि, अपना नुमाइंदा चुनते हैं। जैसे हम सांसद, एमपी या विधायक, एमएलए चुनते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये चुने हुए लोग फिर हमारी तरफ से सरकार बनाते हैं, कानून बनाते हैं, फैसले लेते हैं। हम अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं। ओके। और ये चुनने का हक, ये वोट डालने का अधिकार, ये किसे होता है? अध्याय में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जिक्र है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये क्या चीज है? आप कह सकते हैं ये लोकतंत्र की जान है। इसका सीधा मतलब है देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार। सभी वयस्क मतलब एक उम्र के बाद सब? हाँ, भारत में ये उम्र 18 साल है, तो 18 या उससे ज्यादा उम्र का हर नागरिक वोट दे सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो, पुरुष हो या महिला,
कोई भेदभाव नहीं, सबका वोट बराबर। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हमेशा से ऐसा था? मतलब क्या सबको हमेशा से वोट का अधिकार था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अधिकार पाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष हुआ है। अध्याय बताता है कि पहले ज्यादातर देशों में वोट देने का हक बस कुछ खास लोगों को था। किन लोगों को? आमतौर पर सिर्फ उन मर्दों को जिनके पास अपनी जायदाद होती थी और जो पढ़े लिखे होते थे। क्या मतलब औरतें, गरीब लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी या जो अनपढ़ थे, वो वोट ही नहीं दे सकते थे? हाँ, यही होता था। सोचिए, देश के कानून बन रहे हैं और समाज का इतना बड़ा हिस्सा उस प्रोसेस से ही बाहर है। ये तो बहुत अजीब है। भारत में भी ऐसा था? हाँ, अध्याय बताता है कि आजादी से पहले अंग्रेजों के जमाने में बहुत ही कम लोगों को वोटिंग राइट्स थे। उंगलियों पर गिनने लायक लोग ही वोट डाल पाते थे। तो फिर इसके खिलाफ आवाज उठी होगी? हाँ, जाहिर है। अध्याय में गांधी जी के विचारों का जिक्र है जो उन्होंने 1931 में यंग इंडिया मैगजीन में लिखे थे। हाँ, मैंने पढ़ा वो बहुत हैरान थे इस बात से। बिल्कुल। वो कहते थे कि ये कितनी गलत बात है कि एक आदमी जो मेहनत करता है, पसीना बहाता है, उसे सिर्फ इसलिए वोट देने से रोक दिया जाए क्योंकि वो गरीब है। हाँ, उनका कहना था कि जायदाद या पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जरूरी तो आदमी का कैरेक्टर है, उसकी समझदारी है। सही। गांधी जी और उनके जैसे कई नेताओं ने जोरदार मांग की कि वोट का अधिकार सबको मिलना चाहिए, यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। उनका मानना था कि असली लोकतंत्र वही है जहां हर नागरिक की आवाज मायने रखती हो। ये तो हुई पुरुषों और सभी वर्गों की बात। महिलाओं का क्या? उनका वोटिंग अधिकार? अध्याय में महिला मताधिकार आंदोलन की बात भी है, सफरेज मूवमेंट। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा और मुश्किल संघर्ष था। दुनिया भर में औरतों ने अपने वोट के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। अध्याय बताता है कि पहले विश्व युद्ध के समय क्या हुआ। हाँ, जब मर्द लड़ाई पर चले गए थे तो औरतों ने बाहर निकलकर वो सारे काम संभाले जो पहले सिर्फ मर्द करते थे। फैक्ट्रियों में, खेतों में, ऑफिसों में उन्होंने दिखाया कि वो किसी से कम नहीं है। इससे लोगों की सोच बदली होगी। हाँ, इससे वो पुरानी धारणा टूटी कि औरतें सिर्फ घर के काम के लिए हैं। लोगों ने देखा कि वो भी उतनी ही काबिल है और फिर वोट के अधिकार की मांग और तेज हो गई। इन महिलाओं को सफ्रेजेट्स कहा गया। हाँ, सफ्रेजेट्स। उन्होंने बड़े आंदोलन किए, धरने दिए, जेल भी गईं। बिल्कुल, भूख हड़तालें तक की, बहुत कुर्बानियां दी और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। अध्याय बताता है कि अमेरिका में औरतों को वोट का अधिकार 1920 में मिला। और ब्रिटेन में? ब्रिटेन में कुछ साल बाद 1928 में उन्हें मर्दों के बराबर वोटिंग राइट्स मिले। ये बहुत बड़ी जीत थी समानता के लिए। वाकई। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को, जो इस अध्याय पर आधारित थी, समेटें तो क्या खास बातें निकल कर आईं? एक तरह से निचोड़ क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि समाज को चलाने के लिए एक सिस्टम यानी सरकार बहुत जरूरी है। इसके बिना व्यवस्था नहीं बन सकती। हाँ, ये पहली बात। दूसरी, सरकार के काम बहुत सारे और अलग अलग तरह के हैं। विकास के काम भी, जैसे सड़कें, स्कूल और सुरक्षा, लोगों का भला करना, न्याय देना, ये सब भी। तीसरा, हमने स्तरों की बात की। बड़े देश में काम आसान करने के लिए सरकार 3 लेवल पर काम करती है, लोकल, स्टेट और नेशनल। सही। चौथा, सरकार कानून बनाती है और उसे लागू करने की ताकत रखती है और कानून सबके लिए बराबर होते हैं। पांचवा, हमने 2 मुख्य तरह की सरकारें देखी, राजतंत्र, राजा रानी का शासन, और लोकतंत्र, जनता का शासन, जनता के प्रति जवाबदेह। और आखिरी बात, भारत एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है। यहाँ हर वयस्क नागरिक को वोट का अधिकार है, बिना किसी भेदभाव के। इसे ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। इसी से हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। हाँ, ये अध्याय लोकतंत्र की इस नींव को बहुत अच्छे से समझाता है। बिल्कुल। तो संक्षेप में, सरकार वो ढांचा है जो समाज को जोड़कर रखता है, उसे चलाता है, और लोकतंत्र जैसी व्यवस्था लोगों की हिस्सेदारी और उनके अधिकारों पर जोर देती है। ये अध्याय सरकार की एक बेसिक समझ तो देता है, पर साथ में कुछ सोचने को भी छोड़ जाता है। जैसे आपने कहा, लोकतंत्र में ताकत जनता से मिलती है, तो क्या हम नागरिकों की जिम्मेदारी सिर्फ वोट डालने तक ही है, या लोकतंत्र हमसे कुछ और भी उम्मीद करता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या सिर्फ 5 साल में एक बार बटन दबा देना काफी है, या एक एक्टिव नागरिक होने का मतलब कुछ और भी है? जैसे सरकार क्या कर रही है, उस पर नजर रखना, सवाल पूछना। बिल्कुल। शायद अपनी आवाज उठाना, अपने आसपास के मुद्दों में शामिल होना, ये सब भी जरूरी है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।
तो ये थी हमारी आज की चर्चा एनसीईआरटी कक्षा 6 अध्याय 3 सरकार क्या है पर। उम्मीद है इससे कुछ चीजें साफ हुई होंगी। हाँ, मुझे भी यही उम्मीद है। ये बातें आगे की पढ़ाई के लिए एक अच्छी बुनियाद का काम करेंगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।